अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने एशिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज और विस्तार से बता देते हैं। आप लोग तो शायद किए नहीं होंगे मैप पर जो भी काम करना था, तो उसको आज फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, एशिया और यूरोप का जो प्राकृतिक सीमा बनाता है, वह सीमा बनाता है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये यूराल पर्वत जो है, इस तरह से एशिया और यूरोप का प्राकृतिक सीमा बनाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो एशिया में सबसे बड़ा देश जो आप देख रहे होंगे, वह ये रसिया है। और दूसरा जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, उसको कहते हैं टर्की या फिर तुर्की। तो यह जो दो देश है, रसिया और तुर्की, यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, वह रसिया है और टर्की है। उसके बाद बेरिंग स्टेट जो है, वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। जब आप यहाँ पर एशिया देखेंगे और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक बेरिंग जल संधि मिलेगा इस भूमध्य सागर के आगे। तो वह बेरिंग जल संधि जो है, वह एशिया को अमेरिका से, उत्तर अमेरिका से अलग करता है। उसके बाद जो अगला क्षेत्र है, उसको देखिए कि स्वेज नहर आपको पता है कहां पर है? किसी को पता है स्वेज नहर कहां है? देखिए, यह जो लाल सागर है, इस लाल सागर से यह जो एक सकरा रास्ता आपको दिख रहा है, यह स्वेज नहर है। यह लाल सागर से जो यह सकरा रास्ता आपको दिख रहा है, यह स्वेज नहर है। और यही स्वेज नहर और लाल सागर जो है, वह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। स्वेज, इस लाल सागर के इस तरफ एशिया है और इस तरफ अफ्रीका है। यानी कि इस लाल सागर या स्वेज नहर के पूर्वी तरफ एशिया है और पश्चिमी तरफ अफ्रीका है। उसके बाद जब आप पूरब की ओर बढ़ेंगे, पूरब की ओर जब आप बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, तो यहां पर इस क्षेत्र में आपको आगे एक जगह दिखेगा जिसका नाम है न्यू गिनी। तो यह जो न्यू गिनी है, यह न्यू गिनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया का सीमा माना जाता है। यह जो न्यू गिनी है, यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया का सीमा माना जाता है। उसके बाद आप जो यह क्षेत्र देख रहे हैं, यह अरब वाला हिस्सा, यह अरब वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, वह है अरब पेनिनसुला। इसी को हम लोग अरेबिक पेनिनसुला कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद आप पूरब की ओर बढ़िए, तो आपको एक द्वीप दिखेगा, वह द्वीप होगा बोर्नियो। यह बोर्नियो जो है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह जो बोर्नियो द्वीप है, यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यह जो हिमालयन रीजन आपको दिख रहा है, यह जो हिमालयन रीजन आपको दिख रहा है, तो यहां पर एशिया का सबसे ऊंचा जगह है, वो है एवरेस्ट। इस हिमालयन रीजन में एशिया का या दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है, वह है एवरेस्ट। उसके बाद एशिया की जो सबसे निचली भूमि है, यानी कि जो सबसे निचला क्षेत्र है, वह है आपका मृत सागर। अब कहिएगा कि मृत सागर कहां पर है? तो यह मैप बड़ा छोटा सा है, यहां ढंग से दिख पाएगा या नहीं, नहीं दिख रहा है। आप ये याद रखिएगा कि यह जो मृत सागर है, जब आप इजराइल को देखेंगे, इजराइल आप लोग अगर देख पाएंगे, तो इजराइल के ऊपरी भाग पर, इजराइल के उत्तरी और पश्चिमी भाग पर एक छोटा सा क्षेत्र दिखेगा, वहां पर है मृत सागर। तो वह जो मृत सागर होगा, ये आपका इजराइल है यहाँ पर, तो इस पार्ट में आपको मृत सागर दिखेगा। यह जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको मृत सागर मिलेगा। यह एशिया का सबसे निचला जगह है।
एटलस पर इसको मार्क करते चले जाइएगा। उसके बाद चीन में एक नदी बहती है जिसको कि यांगसी या फिर यांगटी सिक्यांग भी कहते हैं। यह जो नदी है यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वह पाकिस्तान में एक छोटा सा जगह है जैकोबाद। पाकिस्तान में एक छोटा सा जगह है इस क्षेत्र में, ये सिंध वाले क्षेत्र में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है जैकोबाद। तो यह जैकोबाद जो है एशिया का सबसे गर्म स्थान है। एशिया का जो सबसे शुष्क स्थान है, गर्म और शुष्क में अंतर पता होगा, तो एशिया का जो सबसे शुष्क स्थान है वह अदन है। अब देखिए अदन आप लोगों को यहां दिख रहा है कहीं पर? इस क्षेत्र में अदन है, जरा ढूंढिएगा तो खुद से और देखिएगा कि मिलता है या नहीं अदन। और अगर ना मिले अदन तो अब जरा यहां पर आ जाइए, फिर देखिए यहां पर हो सकता है कि अदन दिख जाए आप लोगों को। दिख रहा है कहीं अदन? अदन, अदन की खाड़ी, ऐसा कुछ? ढूंढिए ढूंढिए। मिले तो बताइएगा, तो हम वेट कर लें थोड़ा सा। नहीं मिला क्या? नहीं। देख लिए अच्छे से? अच्छे से देख लिए? हम्म। चलिए ठीक है। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ दिखा और यहाँ दिखा अदन दिखा। तो ये जो अदन है अदन की यही खाड़ी। अदन एशिया का सबसे शुष्क स्थान है। उसके बाद जी। एशिया में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह वर्षा कहाँ पर होती है? तो वह भारत में होती है। उस जगह का नाम है मानिसराम। मानिस्तान। अब उस जगह को मैप पर दिखाने का आवश्यकता नहीं है, अगर वो जगह भी पता ना हो तो ठीक है। उसके बाद एशिया का जो सबसे बड़ा देश है, एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा देश है वह हमारा चीन है। और एशिया महादेश का जो सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है वह हमारा सिंगापुर है। यह एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है। यहाँ एक छोटा सा बिंदी टाइप देश है, यही सिंगापुर है और यह एशिया का सबसे छोटा महादेश है। उसके बाद जावा और सुमात्रा द्वीप को, सबसे पहले तो देखिए जावा और सुमात्रा कहाँ है। तो यह रहा हमारा जावा और यह रहा हमारा सुमात्रा। इस दोनों को सुंडा जल संधि अलग करती है। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। यह सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करता है। उसके बाद यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से मलाया कहते हैं।
इस क्षेत्र को मलाया कहते हैं और यह तो सुमात्रा है ही। तो सुमात्रा और मलाया को जो अलग करता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है, यहाँ पर जो पास है, इसको कहते हैं मलक्का जल संधि। इसको मलक्का जल संधि कहते हैं, यानी कि मलाया और सुमात्रा को जो अलग करता है वह मलक्का जल संधि है। उसके बाद यह जो आप सिंगापुर देख रहे हैं और यहाँ पर आप मलेशिया देख रहे हैं, तो सिंगापुर और मलेशिया को जो अलग करता है वह है जाहौर पास। उसका नाम है जाहौर जल संधि। यह जाहौर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जल संधि है यूरोप में, एशिया में, उसको देख लीजिए। इस छोटे से मैप से अच्छा है वो स्पेशल इस क्षेत्र में देख लीजिए। तो देखिए, ईरान और यूएई को जो अलग करता है उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। अब ईरान यहां पर दिख रहा होगा, यह जो क्षेत्र है यह ईरान है, और यह जो क्षेत्र है यह यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। और यहां पर जो है यह क्षेत्र यह कहलाता है हर्मुज जल संधि। और इस क्षेत्र को कहते हैं फारस की खाड़ी, और इस क्षेत्र को कहते हैं, यह क्षेत्र आपका फारस की खाड़ी है, और उस क्षेत्र को, यह जो इस तरह का क्षेत्र है, इसको कहते हैं ओमान की खाड़ी, क्योंकि यहीं पर मस्कट भी है, ये आपका मस्कट है, तो इसको कहते हैं ओमान की खाड़ी। इस पास को, इस स्ट्रेट को कहते हैं हर्मुज जल संधि, और ये है आपका फारस का खाड़ी। तो यह था एशिया महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनको मैप पर, आपको एटलस पर निकाल करके रखना है, देख करके रखना है, ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा आगे चल के। उसके बाद अब चलिए अब अफ्रीका महादेश को देखते हैं कि अफ्रीका महादेश का क्या हाल है। तो अफ्रीका महादेश का जो रास्ता ढूंढा था उस व्यक्ति का नाम था लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन महोदय ने अफ्रीका का रास्ता ढूंढा था, और इसी अफ्रीका में एक जगह आता है जिसका नाम है उत्मासा अंतरीप, यानी कि केप ऑफ गुड होप। तो उस केप ऑफ गुड होप का रास्ता जो है वह ढूंढने वाला व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने ही केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढा था। अब अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले कि एशिया और अफ्रीका महादेश को स्वेज नहर और लाल सागर अलग करती है। यह तो याद होगा कि एशिया और यूरोप को, अफ्रीका को स्वेज नहर और लाल सागर अलग करती है। देखिए, यह आपका एशिया है, यह वाला हिस्सा, और यह वाला हिस्सा आपका अफ्रीका है। यह जो ब्लैक वाला हिस्सा है यह आपका अफ्रीका है, और इसको अलग कौन कर रहा है, तो ये रहा आपका स्वेज नहर और यह रहा आपका लाल सागर। तो यह एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा है। उसके बाद यह जो भूमध्य सागर है, यह भूमध्य सागर जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो यही भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका और यूरोप का जो विभाजक का कार्य है वह यही भूमध्य सागर करता है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़िए, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको कहीं पर स्पेन दिख रहा है। थोड़ा सा जब आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो आपको ऊपर में देखिए एक अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर दिख रहा होगा। तो यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है
तो यहां पर आप देख रहे होंगे यह जो क्षेत्र है यह है जिब्राल्टर की खाड़ी, और यहीं पर यह जो पास बना हुआ है इसको कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट। तो यह जो जिब्राल्टर स्टेट है और यहाँ पर आपका स्पेन है, यह आपका स्पेन है, आपका पुर्तगाल है। तो यह जो जिब्राल्टर स्टेट है यह स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोरक्को है। तो इस मोरक्को को स्पेन से अलग करने का काम यह जिब्राल्टर स्टेट करता है, यह जो जिब्राल्टर की खाड़ी आपको दिख रही है। उसके बाद अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका का जो आंतरिक भाग है उसकी परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल है कि वहां यात्रा कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो इस वजह से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा यानी कि यह वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। अब देखिए यहाँ पर आपका सोमालिया है, यह आपका जिबूती है, यह आपका इरिट्रिया है और यह आपका इथोपिया है। तो यह चारों देश मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। यह चारों यहीं पर है, और यह जो हिस्सा है अफ्रीका का, यह अफ्रीका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अफ्रीका के बारे में, यह जो अफ्रीका है, यह अफ्रीका इकलौता ऐसा महादेश है जिससे होकर के विषुवत रेखा भी गुजरती है, जिससे होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, और जिससे होकर के मकर रेखा भी गुजरती। यह अफ्रीका के बारे में अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प चीज है कि अफ्रीका से हमारा तीनों प्रमुख अक्षांश गुजरता है, यानी कि विषुवत रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। और यह जो विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा अफ्रीका को लगभग बीचों बीच काटती है, यानी कि लगभग 2 भाग में विषुवत रेखा अफ्रीका को डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि यह जो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, यह अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के गुजरा है। तो देखिए, गैबोन से गुजरा है विषुवत रेखा, कॉन्गो से गुजरा है, उसके बाद जायरे से गुजरा है, उसके बाद युगांडा से गुजरा है, और केन्या, सोमालिया। यहां देखिए यह जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर बड़ा छोटा 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 देश है बहुत सारा। तो यहाँ पर कॉन्गो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ कॉन्गो भी है, फिर यहाँ पर जायरे भी है, यहाँ पर युगांडा भी है, ये रवांडा से सटा हुआ यहाँ पर युगांडा आपको दिखेगा। यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं युगांडा का, यह यहाँ तक आता है। तो इस तरह से यह युगांडा को भी टच करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर केन्या है, तो इस केन्या को भी टच करता है, और उसके बाद यहाँ पर सोमालिया है, तो यह इस सोमालिया को भी टच करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 6 देश से होकर के विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है, गैबोन से, कांगो से, जायरे से, युगांडा से, केन्या से और सोमालिया से। उसके बाद अब देखिए कर्क रेखा किन किन क्षेत्रों से गुजरती है। यह आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर। तो कर्क रेखा जो गुजरती है सहारा से गुजर रही है, पश्चिम सहारा के बाद देखिए मॉरिटानिया से गुजर रही है, मॉरिटानिया के बाद देखिए तो यह माली से गुजर रही है, उसके बाद यह अल्जीरिया से गुजर रही है, फिर देखिए यह लीबिया से गुजर रही है, और उसके बाद जो है यह मिस्र से गुजर रही है। तो कुल मिलाकर के 6 देश हैं जिससे कि कर्क रेखा भी गुजरती है दक्षिण अफ्रीका में। मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, जहां छूट गया पश्चिम सहारा।
तो कुल मिलाकर के 6 देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए जरा मकर रेखा को, कि मकर रेखा जो है वह कहां कहां किस किस देश से गुजरती है। तो मकर रेखा जो है वह 4 देश से गुजरती है। यह आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो निमीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, उसके बाद यह दक्षिण अफ्रीका है तो इस दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, ये प्रेटोरिया के पास से गुजरती है, तो देश तो दक्षिण अफ्रीका है, और उसके बाद मोजाम्बिक से गुजरती है। ये इस तरह से गुजर रही है। तो निमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर के मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद आइए अब देखिए, तो फिजिकल मैप पे आइए। देखिए यहाँ पर एक नदी है दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम है कॉन्गो या फिर नाइजर। तो यह जो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो यहां काटती है जहां की स्टैनली वाटरफॉल है, या यहां पर काटती है, और दूसरी बार यहां पर काटती है जिस जगह का नाम है लिविंग स्टोन। इस जगह का नाम है लिविंग स्टोन। तो यह 2 जगह पर कॉन्गो या नाइजर जायरे नदी जो है यह 2 जगह पर विषुवत रेखा को काटती है। एक तो स्टैनली वाटरफॉल, दूसरा जो है वह लिविंग स्टोन पर। उसके बाद इसी में, इसी अफ्रीका महादेश में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी। ढूंढिए तो कहीं नील नदी मिल रही है। तो यह जो नील नदी है, यह नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और एक चीज और बताते हैं कि यह नील नदी जो है यह विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र में भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसमें ढूंढिए कि विक्टोरिया झील कहाँ है और भूमध्य सागर कहाँ है, तो नील नदी आपको मिल जाएगा। तो शायद मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला हो तो कोई बात नहीं, फिर हम बता देते हैं। ये देखिए यह जो है नील नदी का मुहाना है, यह देखिए भूमध्य सागर में गिर रहा है। यहाँ पर इस तरह से नीचे आ जाइएगा, आपको नील नदी मिल जाएगा। इसका उद्गम स्थान भी आएगा रहा विक्टोरिया झील जहां से नील नदी निकलती है, और यह रहा मिस्र का वह क्षेत्र, यह मिस्र का वह क्षेत्र जहां पर की नील नदी जो है वह भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह संसार की सबसे बड़ी नदी है, यह ध्यान में रखना है। इस मिस्र को, यह जो मिस्र है, यह जो इजिप्ट का क्षेत्र है, इसको नील नदी का देन कहा जाता है। इसको नील नदी का देन कहा जाता है। इजिप्ट का जो क्षेत्र है वह नील नदी का देन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है बेजी नदी, और इसी जाम्बेजी नदी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। यह जाम्बेजी नदी है और इसी पर यह विक्टोरिया वाटरफॉल है, और यह विक्टोरिया वाटरफॉल जो है संसार का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ऊंचा नहीं, यह संसार का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यह है जाम्बेजी नदी, और नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। तो यह था अफ्रीका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां, जहां से कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए अगले महाद्वीप को देखते हैं। तो यह जो अगला महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका।
यह जो उत्तरी अमेरिका है यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद इसके रास्ते का जो खोज करता था वह था कोलंबस। लेकिन अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की भूमि पर सबसे पहला जो पैर रखने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुसी। तो इस क्षेत्र का नाम अमेरिका रखा गया। उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका रखा गया, जबकि अमेरिका के रास्ते की खोज जो की थी वह की थी कोलंबस। इस उत्तरी को यानी कि इस अमेरिका महादेश को कह दो तो एक नई दुनिया के नाम से जाना जाता था, इसको नई दुनिया कहा जाता था। उसके बाद यह जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, तो इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जो है वह एक साथ जोड़ता है। यह जो पनामा नहर है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए पनामा सिटी भी है, तो यह एक दूसरे को जोड़ता है। उसके बाद 49 डिग्री अक्षांश जो है, 49 डिग्री अक्षांश यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारित करता है। 49 डिग्री अक्षांश, ये आपका कनाडा है और यह आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसके बीच जो सीमा निर्धारित करता है वह है 49 डिग्री अक्षांश। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्षेत्र और दिख रहा होगा, इस क्षेत्र का नाम है ग्रीनलैंड। तो यह जो ग्रीनलैंड है यह अमेरिका महादेश का ही अंग है। यह ग्रीनलैंड इसी उत्तरी अमेरिका महादेश का अंग है, या कहीं किसी बाहर दूसरे महादेश का अंग नहीं है। अब इस ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो पास है उसका नाम है डेविस जल संधि। इन दोनों के बीच में जो जल स्ट्रेट है यानी कि वाटर पास है, इसका नाम है डेविस जल संधि। उसके बाद आगे देखिए, यह जो उत्तरी अमेरिका है तो इसी उत्तरी अमेरिका महादेश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह इसी अमेरिका महादेश में है। असल में यह इसको सुपीरियर झील कहा जाता है, लेकिन असल में क्या है कि सुपीरियर झील जो है वह 5 झीलों का एक समूह है जिसको कि हम ग्रेट लेक कहते हैं। इसको कहते हैं, यह 5 झील का एक समूह है जो कि मीठे पानी का है। तो यह आपको सुपीरियर हो गया, यह आपको मिशिगन हो गया, इरी हो गया, यह आपको ह्यूरन हो गया और यहीं पर आपको ओटेरियो हो गया। तो यह जो 5 झील है, यह 5 झील मिलकर के ग्रेट लेक बनता है और इसी में यह सुपीरियर भी है। तो यह पांचों मिलकर के जो है दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बनता है। यह 5 एक समूह है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहां देख रहे हैं कि यह जो कैरिबियन सी है, यह जो आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, इस उत्तरी अमेरिका के, ध्यान रखिएगा कि इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग ये वाला हिस्सा हुआ, और यहां पर जो कैरिबियन सागर है यह जो है आपका, यह कैरिबियन सी है छोटा 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 द्वीप दिख रहा होगा। तो इनको सम्मिलित रूप से पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। ये जो आपका कैरिबियन सी है इसमें छोटा 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 जो द्वीप है उसको सम्मिलित रूप से
पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महादेश जो है वह चांदी के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। सबसे ज्यादा जो चांदी का उत्पादन होता है विश्व में वह उत्तरी अमेरिका में होता है, और उस उत्तरी अमेरिका में भी यह जो मैक्सिको है, यह मैक्सिको अपने आप में चांदी का अथाह भंडार रखता है। सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन जो है वह मैक्सिको में ही होता है। उसके बाद यह जो उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हैं, यह उत्तरी अमेरिका, और इसी उत्तरी अमेरिका में आप एक देश देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें संसार का सबसे कृषि योग्य भूमि है। संसार में सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वह इसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मक्का और सोयाबीन में यूएसए जो है वह दुनिया में पहले स्थान पर है। फिर उत्तरी अमेरिका जो है वह गेहूं उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ सिर्फ यूएसए की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात हो रही है, इस संपूर्ण महादेश की बात हो रही है। तो यह जो संपूर्ण महादेश है, यह जो संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महादेश है, तो यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन होता है वह सर्वाधिक होता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को रोटी का कटोरा कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका महादेश है, इस पूरे महादेश को रोटी का कटोरा कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? जी। अब देखिए, अब जो हमारा अगला महादेश है वह है दक्षिण अमेरिका महादेश। वह है दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। अब यह जो महादेश है, यह जो आप दक्षिणी अमेरिकी महादेश देख रहे हैं, तो यह चौथे नंबर का महादेश है। यह विश्व में चौथा सबसे बड़ा महादेश है। और दक्षिण अमेरिका जो शुरू होता है वह पनामा से शुरू होता है। इसकी जो सीमा है वह पनामा से शुरू होती है, ये वाले क्षेत्र से। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महादेश का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो इसका जो सबसे दक्षिणी हिस्सा होगा वह कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से को हॉर्न अंतरीप कहते हैं। इस वाले हिस्से को हॉर्न अंतरीप कहते हैं। अब यह जो दक्षिणी हिस्सा है, और इसके जब यह जो आप दक्षिणी हिस्सा देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का, जब आप इसके और दक्षिण में जाएंगे तो आपको वहां पर अंटार्कटिका महादेश मिलेगा। तो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को जो वाटर स्ट्रेट अलग करता है यहां से, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेक पैसेज। दक्षिणी अमेरिका को जो अंटार्कटिका महादेश से अलग करता है उस वाटर पैसेज को हम लोग कहते हैं ड्रेक पैसेज। उसके बाद यह जो दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जिसके पास की अपनी कोई तट रेखा नहीं है, अपनी कोई तटीय सीमा नहीं है। पहला है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। मैप पर देख लीजिए, यह कहीं भी समुद्र को टच नहीं करता है। बाकी दक्षिण अमेरिका का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास अपनी तटीय सीमा नहीं हो। इसी दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसी दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। उसके बाद जब आप दक्षिण अमेरिका के मैप को देखेंगे, यह उसका फिजिकल मैप है, जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से लेकर के
सॉरी, ये तो उत्तर अमेरिका का मैप खुल गया। हाँ, ये रहा दक्षिण अमेरिका। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के जब फिजिकल मैप को देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के वह जहां पर खत्म होता है यहां तक एक पर्वतमाला फैली हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। यह एंडीज पर्वतमाला है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका कि 17,200 किलोमीटर तक विस्तार है। अमेरिका के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिणी भाग तक यह पर्वतमाला फैला हुआ है। यह है एंडीज पर्वतमाला और इसकी जो लंबाई है वह 17,200 किलोमीटर है। अब यह जो एंडीज पर्वतमाला है, तो इस एंडीज पर्वतमाला में कुछ ज्वालामुखी भी स्थित हैं। तो दिख रहा है क्या मैप? मैप क्लियर दिख रहा है? देखिए, पहला जो है वह यहां पर है। यह जो हिस्सा है वह कैटोपैक्सी कहलाता है। तो यह भी एक ज्वालामुखी है। यह इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर एक देश है इक्वाडोर। देखिए, यहाँ पर आपको इक्वाडोर है, ठीक है। तो इसी इक्वाडोर में यहाँ पर कैटोपैक्सी नाम का एक ज्वालामुखी स्थित है। यह एंडीज पर्वतमाला में ही है। उसके बाद इसी एंडीज पर्वतमाला में अंकोकागुआ नाम का भी एक ज्वालामुखी है। यह दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, तो इसीलिए यह दोनों ज्वालामुखी याद रखिएगा। उसके बाद एंडीज पर्वतमाला से ही दक्षिण अमेरिका का 3 प्रमुख नदी निकलता है। 3 प्रमुख नदी निकलता है। अब वह 3 प्रमुख नदी में से सबसे पहली नदी जो है वह है अमेजन। जो सबसे पहली नदी है वह अमेजन है और यह अमेजन जो है नील के बाद, नील नदी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और अगर इसके जलराशि को देखा जाए, इसकी चौड़ाई और अमेजन में जितनी जलराशि प्रवाहित होती है उसके आधार पर देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। यह अमेजन का बेसिन है, अमेजन का मुहाना है। यहाँ पर अमेजन जो है सागर में मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वह दूसरी नदी है ओरिनिको नदी। दक्षिण अमेरिका की जो दूसरी नदी है वह नदी है ओरिनिको नदी। और इसी ओरिनिको नदी पर, यह जो आप ओरिनिको नदी देख रहे हैं, इसी ओरिनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बनता है एंजिल जलप्रपात, वह एंजिल जलप्रपात इस ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है, कैरो नदी। तो वह कैरो नदी जो है एंजल जलप्रपात को बनाती है। पता है आपको वो एंजिल जलप्रपात कहाँ है? ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो। तो वही कैरो नदी जो है वह एंजिल जलप्रपात बनाती है। एंजल वाटरफॉल तो कम से कम नाम जरूर सुना होगा, उसको मैप पर आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि इतना तो सब याद रखता है, तो कम से कम आप लोगों को तो याद रहना चाहिए। और अगर नहीं रहना है याद, नहीं रह रहा है याद, तो जरा सा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग को देखिए, तो वहां पर शायद आपको कुछ दिख जाएगा। उत्तरी भाग में शायद कुछ दिख जाएगा, देखिए।
और अगर नहीं दिख रहा हो अभी भी तो यहां पर है आपका, यहां पर है ओरिनिको नदी का मुहाना, और यहीं पर है आपका एंजिल जलप्रपात, जो कि बनता है कैरो नदी पर, जो कि एक सहायक नदी है। किसकी? तो वो सहायक नदी है ओरिनिको नदी की। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं ही होगा। चलिए, अब जो तीसरी नदी है इस दक्षिणी अमेरिका की, वह है ला प्लाटा नदी। इसका नाम है ला प्लाटा नदी। असल में क्या है कि यह जो ला प्लाटा नदी है, यह वास्तव में कोई एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां मिल करके इस क्षेत्र में, यह जो आप रियो डी प्लाटा देख रहे हैं और यहाँ पर जो आप ला प्लाटा देख रहे हैं, तो यह इसी नदी का बनाया हुआ मैदान है। यह जो छोटा 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 नदी आपको दिख रहा है, तो यह सब मिल करके जब यहाँ पर आती है, यहाँ पर गिरती है, तो इसको ला प्लाटा कहते हैं और इसी क्षेत्र को रियो डी प्लाटा कहते हैं। तो यह थी उसकी सबसे आखिरी नदी, जो प्रमुख नदी है, ला प्लाटा नदी। उसके बाद देखिए, एक जगह और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जगह है कि जब आप दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो आपको, ओहो, सब पे तो हम घस दिए हैं, कैसे दिखाएं? जो महत्वपूर्ण चीज था उसी पर पेन चला दिए। हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ दिख रहा है। देखिए, जो एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है गैलापागोस द्वीप। यह जो है गैलापागोस द्वीप, यह द्वीप जो है बहुत ही अलग किस्म का द्वीप है। इस द्वीप पर अलग किस्म के पशु पक्षी और पौधे वगैरह मिलते हैं, और इसी गैलापागोस द्वीप पर ही चार्ल्स डार्विन ने अपना अध्ययन किया था और उसके बाद इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। इवोल्यूशन की जो थियरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, वह इसी गैलापागोस द्वीप पर अध्ययन करके दिया था। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में, यानी कि पूरे दक्षिण अमेरिका में, एक विशेष तरह की लाल चिपचिपी मिट्टी पाई जाती है। लाल चिपचिपी मिट्टी पाई जाती है जिसको कि कहते हैं टेरा रोसा। और यह जो टेरा रोसा मिट्टी होती है, यह मिट्टी कॉफी के लिए काफी अच्छी होती है, कॉफी के उत्पादन के लिए। और इसीलिए कॉफी जो है वह दक्षिण अमेरिका का एक सबसे प्रमुख नगदी फसल है। उसके बाद यह जो ब्राजील है, यह कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इसी ब्राजील में एक जगह आता है, इसी ब्राजील का एक जगह है जिसका नाम है सेंटोस। यहां पर आप रियो डी जेनेरो देख रहे हैं, और इसी रियो डी जेनेरो के पास देखिए एक जगह आपको दिखेगा सेंटोस। तो इस सेंटोस से सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात किया जाता है। और इसी सेंटोस के पास एक जगह आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है साओ पाउलो। यह जो साओ पाउलो है, यहां पर कॉफी का सबसे बड़ा मंडी है। ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है, सेंटोस से सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात होता है, और यह जो साओ पाउलो है, इसी साओ पाउलो में कॉफी का एक बहुत बड़ा मंडी है। उसके बाद यह जो आपको क्षेत्र दिख रहा है अटकामा मरुस्थल, तो यह दक्षिण अमेरिका का
मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वह है आपका अटकामा का मरुस्थल, जो कहां पर है, तो दक्षिण अमेरिका में। और अब तो यह देश समझ में आ रहा होगा कि यह कौन से देश में अधिकतर हिस्सा इसका आता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का एक और भाग आता है, यह जो आप देख रहे हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो यह जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है, यह पेंटागोनिया का मरुस्थल है। और यह जो पेंटागोनिया का पठार है, यह जो पेंटागोनिया का आपको पठार दिख रहा है, यहां पर पेंटागोनिया का पठार था, तो यह कौन सा देश है, तो यह देश है अर्जेंटीना। तो पेंटागोनिया का जो पठार आता है वह अर्जेंटीना में आता है। उसके बाद यह जो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी, इन मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी, सॉरी, दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनको रेड इंडियन कहा जाता है। तो यह कहानी थी दक्षिण अमेरिका तक की। एशिया से लेके हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका तक देख लिया। टोटल 4 महादेश देख लिया है, और जो बाकी बचा है वो हम लोग अब कल देखेंगे। या तो कोई दिक्कत, कोई सवाल है? नहीं।